ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं सुधर सकता, वो वैसा ही है। अब हमारी अगर ज़रूरत है, कामना है, मोह है, माया है और स्वार्थ है, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, सही बात है। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था जी, बिगड़ी हुई पत्नी को सही रास्ते पर कैसे लाना चाहिए। तो देखो, ये वीडियो मैंने इस उद्देश्य से डाला था कि बहुत से लोग हैं जो अपनी बिगड़ी हुई पत्नियों को सही करना चाहते हैं, लेकिन थंबनेल ऐसा है, टाइटल ऐसा है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, है ना। उद्देश्य ये है कि जो लोग बिगड़ी हुई पत्नियों को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं वो सही नहीं करते, है ना। मतलब कोई भी अगर बिगड़ चुका है, जैसे कि मान लो एक घड़ा होता है, ठीक है, तो अब वो जो पक चुका है, तो अब कहो मान लो टेढ़ा दिख गया कहीं से, है ना। अब हम कहें कि इस घड़े को हम सीधा कैसे करें, सही कैसे करें, तो पके हुए घड़े को सही कैसे किया जा सकता है, फूट जाएगा। सही बात है ना। लेकिन अगर सही करना है तो कब सही करना होगा, जब वो कच्चा रहता है, जब उसे बना रहा है, मतलब जब उसे कुम्हार बना रहा होता है। तो उसी तरह से जो पत्नी है वो तो अब एक एडल्ट महिला बन चुकी है ना। पत्नी तो शादी होती है 18 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल आज के समय में। अब हम कहें कि मेरी पत्नी बिगड़ी हुई है, उसे कैसे सुधारे, तो संभव ही नहीं है कि उसे सुधार सके। तो अब क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि जो बिगड़ा है वो वैसा ही रहेगा। अगर वो मेरे काम आ सकता है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी, दूसरा घड़ा लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं सुधर सकता, वो वैसा ही है। अब हमारी अगर ज़रूरत है, कामना है, मोह है, माया है और स्वार्थ है, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, सही बात, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस पे और भी लोगों ने कमेंट किया है, ना रही किसी भी औरत के आगे, ना ही किसी औरत के सामने झुकना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ओके, हमारी जगह और भी कोई भी हो उसे भी यही करना चाहिए। देखो अब यहाँ ये भी जो कमेंट है ना कि ना ही किसी औरत के सामने झुकना चाहिए, तो ये बात तो सही है, औरत ही नहीं किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले पता तो होना चाहिए ना कि हम कौन हैं और हम झुक क्यों रहे हैं। सिर्फ कह देने से कि झुकना नहीं चाहिए थोड़ी हो जाएगा काम। मतलब हमें ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी तो समझने वाली बात है ना कि बाहर से कहने से क्या हो जाता है, हमने कितना भी कह दिया, हमें अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन जो हमारे भीतर है वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तड़प रहा होता है कि हम बाहर दिखावा तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो भीतर से जल रहा होता है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं आता। वो तुम बाहर तो खूब कर रहे हो, लेकिन वो भीतर तो घुट रहा है ना। नैतिकता वाली बातें हो गई। हाँ, नैतिकता वाली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के कि पहले ये समझना चाहिए कि तुम कौन और तुम्हें क्यों झुकना पड़ रहा है, तुम्हारा रीजन क्या है, कारण क्या है कि तुम किसी के सामने क्यों झुक रहे हो। जब उस कारण को समझोगे ना, तब जाके ये चीज छूटेगी। सिर्फ कह देने से नहीं कि किसी औरत के सामने नहीं झुकना। क्यों नहीं झुकना भाई, आज के समय में लोग औरत के पीछे दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, औरत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तुम भी तो उन्हीं में से हो ना, कोई अलग थोड़ी हो। हमारा जो पैदाइश होती है, जो हमारा जन्म होता है, वो भी तो उसी में से है ना। कि जैसे एक जानवर होता है तो जब उसका सीजन आता है, समय आता है, वो कुतिया के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, गाय के पीछे बैल लग जाते हैं, वैसे इंसान भी, पुरुष भी औरत के पीछे लग जाता है। तो कैसे तुम अपने आप को झुकने से रोकोगे? ये चीज समझ में तो आना चाहिए ना कि फिर तुम इंसान हो और इंसान के पास चेतना होती है, और चेतना ये बताती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तुम्हें किसमें बंधन मिलेगा और किसमें मुक्ति मिलेगी, है ना। तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये कहने से संभव नहीं है। चलिए, एक कमेंट है, बहुत लंबा है, तो इनकी समस्या देख लेते हैं पहले कि वास्तव में इनकी समस्या है क्या, है ना। तो बेटी, मैं एक सरकारी रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरी शादी को लगभग 30 साल हो चुके। बताओ, इनकी शादी को 30 साल हो चुके। मेरी शादी बागपत जिले उत्तर प्रदेश के एक गांव की लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी लगभग 27 वर्ष से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। अब यहाँ पे देखो
कि 27 साल से इनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है और 27 साल बाद ये शिकायत कर रहे हैं, है ना। वह मुझसे नफरत करती है और अपने दोनों बेटों को मेरे खिलाफ ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है, जो कि मेरे नहीं है, मतलब बेटे उनके नहीं है। शादी शायद इन्होंने किसी विधवा से की होगी जिसके पहले से ही 2 बेटे रहे होंगे, है ना। वह और उसके दोनों जवान अविवाहित बेटे सिर्फ मेरी कमाई खा रहे हैं। अब कमाई खा रहे हैं तो खिला कौन रहा है? सही बात। क्या अपने से खा रहे हैं? मतलब ऐसा ही हमारे जिंदगी में होता है। वह बहुत वर्ष से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं है। यदि मैं हाथ टच भी करता हूँ तो वह मेरे हाथ की उंगली मरोड़ती है या मुझे काट लेती है। इस लड़ाई झगड़े के कारण मुझे सन 2001 में पैनिक अटैक हो गया था। उसके बाद से पैनिक डिसऑर्डर भी हो गया। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, जैसे मार्केट या डिस्पेंसरी में, अकेले घर में भी नहीं रह सकता। एक पढ़े लिखे दिल्ली में रहने वाले नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की जिंदगी इस औरत ने नर्क से भी बदतर बना दी है। अब देखो, शिकायत तो है कि नर्क से बदतर बना दी है, और किसने? इस औरत ने। कभी ये नहीं लग रहा है कि मेरी ही कुछ कामनाएं हैं, मेरा ही कुछ स्वार्थ है जिससे कि मैंने दरवाजा खोला कि अंदर आओ, है ना। दरवाजा तो हमने मुसीबत को दिया ना, मतलब निमंत्रण तो हमने मुसीबत को दिया, और हम कह रहे हैं कि सामने वाले ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। जब वह और उसके बच्चे मुझ पर अत्याचार करते हैं तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर जोर जोर से पड़ोसियों से मदद के लिए चिल्लाता हूँ। अब देखो, यहाँ भी एक चीज़ ये समझना है कि आप बाहर से कितना भी किसी को मदद के लिए चिल्ला लो, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, है ना। ये तीनों मुझे टॉर्चर करते हैं और मेरी पेंशन खा रहे हैं। यह औरत और उसके बच्चे मुझे पुलिस में देने की बात करते हैं, क्योंकि मैं पैनिक डिसऑर्डर के कारण कोर्ट कचहरी पुलिस में भी नहीं जा सकता और ना अकेले घर में रह सकता, और बहुत बदमाश है, अन्य रिश्तेदारों से भी संबंध बना चुकी है। इस औरत के घर वाले भाभी मुझे धमकी देते हैं कि तुझे वहीं पर आकर मारेंगे। उल्टा मुझे कहते तूने हमारी बेटी दुखी कर रखी है। मैं नई दिल्ली में मकान बनाकर दिया है, यह लोग अच्छा खाते पीते हैं और एसी जैसे सुख सुविधाएं ले रहे हैं। मुझे अब प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित दूसरी पेशाब की तकलीफ हो गई, जिसका मैक्स हॉस्प से इलाज चल रहा है, ठीक है। तो देखो, अब ये सारी समस्याएं 27 साल बीत जाने के बाद बता रहे हैं, तो बाकी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। मतलब अब इनके पास शिकायत करना एक रह गया है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि पेंशन आ रही है और मैं अकेले नहीं रह सकता, तो आप सर्वेंट लगा सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। पर ये भी है ना कि अब जिसको 27 साल तुमने भोगा, उनको अपने पास रखा, तो अब वो भी तुम्हें ऐसे चैन से जीने थोड़ी देंगे। तुम लगा भी नहीं सकते ना। अभी यही बात क्या अपने जो रिलेटिव है उनके साथ भी हो रहा है, समझ पा रहे हो कि मतलब अब वो तुम्हें चैन से जीने थोड़ी देंगे। अगर तुमने ये 27 साल जो बिता दिए घुट घुट के जीने में, चुपचाप सहने में, तो अब क्यों आवाज उठा रहे हो? अब भी सहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर तुमने एक बार किसी गुलामी के आगे सर झुका दिया, है ना, किसी के आगे नतमस्तक हो गए, तो फिर अब तुम सर नहीं उठा सकते हो। ये तुम्हारी सजा है कि तुमने इस चीज को चुना है। अगर तुम 27 साल पहले इस पे जैसे ही समझ में आया था कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है या तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, उसी वक्त तुम्हें एक्शन लेना था। तब तुम जवान भी थे, तुम बीमार भी नहीं थे, तुम अपनी ताकत भी थी तुम्हारे पास, तो उस वक्त तुम सह गए। अब बुढ़ापे में तुम्हें तकलीफ हो रही, क्योंकि जवानी में इतनी तकलीफ होती नहीं है इंसान को, है ना। जवानी में आदमी तकलीफ झेल जाता है, सोचता है मुझे भी तो मजा मिल रहा है, चलो झेल लेते हैं। लेकिन अब मजा नहीं मिल रहा है, अब सजा मिल रही है। मतलब बुढ़ापे में सिर्फ सजा मिलती है, मजा तो खत्म ही हो जाता है। तो अब इनको लग रहा है कि अब इनका जीवन कैसे बदल जाए, है ना। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया।
और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। तो अब इसका एक ही उपाय है कि एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी अपनी कमियां हैं, अपनी गलतियां हैं और अब तुम चुपचाप जैसे अभी तक दब के रह गए, सह के रह गए, वैसे रह के अपनी जान बचाओ। समझ रहे हो? या तो फिर अगर जो भी तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम कर सकते हो उतना करो, है ना। जब देख लिया कि पड़ोसियों को चिल्लाया, मदद नहीं कर रहे, पुलिस के पास जा रहे, कोई वो निकल नहीं रहा है, हल नहीं निकल रहा है, तो अब या तो फिर पुलिस के पास वो गए ही नहीं, बोल रहे हैं कि मैं पैनिक अटैक के कारण नहीं गया। अच्छा, मतलब पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, पड़ोसी भी नहीं सुन रहे, तो अब क्या है, अब समर्पित हो जाओ, है ना। जो भी हो, जैसे भी वो तुम्हारे साथ पेश आए। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये समर्पित भी नहीं होना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समर्पित भी नहीं होते हैं, एटीट्यूड कि सहना भी नहीं है और कुछ करने की ताकत भी नहीं है ना। अब इनको लग रहा है कि अब गलत हो रहा, अब नहीं सहना चाहिए, तो अब कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते ही अगर तुमने उपाय और इलाज नहीं किया तो फिर ऐसे ही पछताना पड़ता है। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस कमेंट को समझ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है और ये समस्या दिख रही है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या आपने जिसके साथ रिश्ता बनाया अब रह नहीं सकते, उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो कोई भी कामना, कोई भी लालच, कोई भी भविष्य की प्लानिंग करके बिल्कुल इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाना। नहीं, आपकी भी दुर्गति और हालत ऐसी ही होने वाली है जैसे इनकी हो रही है। अब इसमें कोई सलाह भी दे तो क्या दे, क्या कर सकते हैं? ना शरीर काम कर रहा है, ना कोई मदद कर रहा है और खुद अपनी मदद कर नहीं सकते, तो बुद्धि कितनी भी चले तो क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? अब तो एक ही है, या तो छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ, जो होगा देखा जाएगा, जान बची तो लाखों पाए, है ना। पेंशन है ही, पेमेंट अकाउंट में आएगी, भागो अपनी जान बचा के, निकलो बाहर जहाँ भी जा सकते हो। पर यही है कि बीमारी है, सेवा कौन करेगा, कहीं बीच रास्ते में फंस गए तो क्या, मतलब डर है ना, डर को फिर छोड़ना पड़ेगा। अगर जिंदगी मौत से बदतर हो गई तो मौत को चुनना पड़ेगा, बस यही उपाय है फिर कि अब चाहे मौत आए या जीवन मिले, यहाँ से तो भागना है ना। तो ये कर सकते हैं। बाकी अभी यही समझना है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा, क्योंकि 27 साल से आपके साथ हो रहा है और 27 साल बाद आप ये कमेंट मुझे कर रहे हो। पहले क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति अगर 2 साल 4 साल में भी होश ठिकाने नहीं आ रहा और वो सहता ही जा रहा, तो बुढ़ापे में फिर कोई और रास्ता नहीं है समर्पित होने के अलावा। ये आपकी बात सुन के एक कहानी याद आ गई, वो मेढक वाली। कि एक मेढक था, उसको पानी के अंदर डाल दिया गया, उसको गर्म करने को मतलब गर्म करने लग गए पानी को। तो जब थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसको लगा कि थोड़ा सा ही गर्म पानी, उसको मजा आ रहा था गरम गरम पानी में, है ना। फिर थोड़ा और गर्म हुआ, तब वो चाहता तो कूद सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो नहीं कूदा। और उसने सोचा कि गर्म तो है पर इतना तो नहीं है कि मैं जल जाऊंगा अभी, तो चल जाएगा। पर धीरे 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 वो पानी इतना गर्म हो गया और उस गर्मी के कारण वो इतना ज़्यादा थक गया, अब उसकी हालत भी इतनी वो हो गई कि वो कूद भी नहीं पा रहा था। पहले चाहता तो कूद सकता था पर पहले नहीं कूदा, पर अब पानी भी इतना गर्म हो गया और उसकी एनर्जी भी पूरी चली गई, तो अब वो न कूद सकता है न कुछ कर सकता है, फिर ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। यही है कि पहले निकल सकते हो तो निकल जाओ, बाद में हम सोचे कि हम जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हाँ, मतलब अभी सहा जा रहा, सह लेते, अभी सहा जा रहा है, अभी सह लेते हैं, बैठे रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब निकल जाएंगे। पर तब क्या होता है कि हमारे पास वो ऊर्जा नहीं रह जाती, जो ऊर्जा हमारे पास उस समय रहती है जब
कंट्रोल में रहती है हमारे पास चीज़ें। जब चीज़ें कंट्रोल में ही नहीं है तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो समझ में आ गया कि अगर परेशानी हो रही है तो तुरंत हल निकालो। ये सोच के नहीं कि भविष्य में क्या होगा, अभी भी कैसे भी जी लेते, भविष्य में कोई मेरा सहारा बनेगा। ऐसे ही बनते हैं सहारे, जैसे ये कमेंट में बन गए सहारे कि अब बीमारी भी है और बुढ़ापा भी है और अपने से कुछ किया भी नहीं जा रहा है, तो अब सहारा नहीं बल्कि और मजबूरी बन जाती है जिंदगी, है ना। कोई सहारा नहीं बनता बल्कि और आपको ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर देता है कि ना आप जी सकते हो ना मर सकते हो। उस समय फिर आपसे कुछ करते नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। समझना ही जरूरी है जिंदगी के लिए, और क्या कर सकते हैं, है ना। एक कमेंट और है कि हमारी शादी को 30 इयर्स हुए और मैम और वो बेवफा थी, पहले से ही वह मायके का महत्व ज़्यादा देती थी। काफ़ी मिनटों के बाद यदि किसी प्रकार से आती भी तो फिर 2-4 मिनटों या महीनों कह लो, यहाँ पे मिनटों लिखा है ना, 2-4 हफ्ते में लड़ झगड़ के मायके चली जाती। यही उसकी आदत से जब परेशान हुआ तो हम वहाँ जाकर सारी जानकारी हासिल किया। जब हमें पता चला कि वह हमसे नहीं हमारी जगह अपने चचेरे भाई को दे रखी है। शुरू से ही तो वह हमारी अनुपस्थिति में बच्चों सहित मायके में 5 वर्ष से रहती है। वो ज़्यादा हूँ तो वहाँ जाता हूँ तो जान से मरवाने की धमकी देती है, जबकि हम उसे आज भी दिल से मानते हैं। वो अपने उस भाई के कहने पर बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही है, जब सब नाबालिग है, और हमें अपने विपरीत बदनाम करती है। बच्चों के भविष्य की बात करता हूँ तो बोलती है तेरा ही भविष्य बर्बाद कर दूंगी। हम तेरे को कभी दिल से अपना पति नहीं मानी, ना मानूंगी। जो हमारा भाई बोलेगा वही करूंगी। बहुत परेशान हूँ। अब वहाँ भी उसके कोई माँ बाप नहीं, आवारा गांव से अलग घर में रहती है, अकेली बच्चों से मजदूरी करवाती है। उनका स्कूल से मन तक हमारी चोरी में आकर कटवा दी। अब खुद खुशी के से कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए खुद खुशी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए एक बार फिर आप लोगों की बात सुन थोड़ी भरोसा हुआ दिल में, और हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए हमारी फैमिली को बर्बादी से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। देखिए, आपने जो कहा है ना, और जो आपने वीडियो देखा वगैरह किया होगा, इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप अब भी फैमिली को बचाने में लगे हुए हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना। कौन सी फैमिली? जब आपकी फैमिली कह रही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वो किसी और के साथ है और वो अपने तरीके से अपना जीवन जी रही है, आप अब भी उसको अपनी फैमिली मान रहे हो। अगर वो आपकी फैमिली होती तो शिकायत नहीं होती। और दूसरी बात कि अभी भी आप दिल से प्यार, मतलब ये सब जानने के बाद भी दिल से प्यार कर रहे हो। किस चीज़ को प्यार कर रहे हो, है? समझना पड़ेगा कि इंसान किस चीज़ को प्यार कह रहा है। प्यार का मतलब क्या है? अगर प्यार है तो खुश रहो ना। मतलब सामने वाला अगर कहीं खुश है और किसी के साथ आनंद में है, उसे छोड़ दो ना, उसकी जिंदगी उसको जीने दो, यही तो प्यार है ना। मतलब ये प्यार थोड़ी है, तो स्वार्थ है कि आप उसे अपना बनाना चाहते हो। वो जहाँ भी है, जैसी भी है, और उसके ज़िंदगी में जो भी संस्कार मिले, उसके पेरेंट्स नहीं है या वो अकेली है, जैसी भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। तो ये कौन सा प्यार हुआ कि मेरे पास आ जाए, और जबकि वो मन से किसी और से पसंद कर रही, किसी और के साथ रहना चाहती, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, खुद बोल रही है। ऐसा भी है कि चलो झूठ बोल रही हो या तुम्हें धोखे में रख रही हो, तो बात और है कि चलो तुम्हें पता नहीं है ना। जब वो खुद कह रही है कि मैं कभी प्यार किया ना, कभी प्यार करूंगी ना, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, 5 साल से वो मायके में रह रही, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो, हैं?
मतलब यहीं पे तो इंसान समझ नहीं पा रहा है कि अपनी फैमिली क्या है। मतलब तुम्हारे साथ सामाजिक लोगों ने मिलके एक संबंध बना दिया, एक बंधन बांध दिया, शादी कर दिया, तो तुम्हारा अपना हो गया। क्या है अपना? है विचार मिले तो अपने हैं, नहीं तो फिर क्या, घुल के जीने से क्या मतलब ये परेशान इसलिए है, परेशानी कोई नहीं है इनको। नहीं, ये अगर बच्चों का भी सोच रहे हैं हाँ, तो ये सिर्फ बच्चों का सोचे, फिर क्यों सोच रहे हैं कि पत्नी भी आए साथ में, कस्टडी ले बच्चे की, केस हाँ, करे, केस करे। बच्चे की अगर समझ में आ रहा है मुझे कि बच्चे से अगर वो गलत कर रही हैं, तो अब कानून के पास जाइए, बताइए कि आपके पास फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल होंगे और बच्चे बड़े बड़े होंगे तो आपको मिल सकती है कस्टडी। पर आप चाहते हैं कि पत्नी भी आए साथ में, बच्चे पत्नी भी आए, और जो पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है ना, तो बस इसलिए कि शादी हो गई है, मेरी पत्नी हो गई, मेरी हो गई, ये मेरा है ना। मतलब इनके साथ कोई समस्या नहीं, ये अलग रह रहे हैं, वो अपने मायके में रह रही है और मस्त है। बताइए, वो मस्त है और उनकी मस्ती में ये अपनी जान देने चले। हाँ, कि मेरे को आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं है ना, सुसाइड के अलावा। तो अब इनको हम क्या सलाह दे सकते हैं? यही सलाह दे सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी देखो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अगर बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, कानून की लड़ाई लड़ो। और अगर कानून इजाज़त देता है, अगर कहता भी है कि माँ के पास रहेंगे, तो आप अपने तरफ से जो भी उनके लिए कर सकते हो वो करो। प्रेम ये होता है निस्वार्थ, है ना, कि बच्चों के लिए आप जो भी कर सकते हो, स्कूल की फीस दे दिया, उनके लिए कपड़े दे दिए, खाने की व्यवस्था कर दी, है ना, तो ये हो गया। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, है ना। वो आगे बढ़ गई, आप उसके पीछे ही पड़े हो। वो खुश है और आप उसकी खुशी देख के, और आप बोल रहे हो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, आप देख नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि कामना, भविष्य, समाज को परवाह भी होती है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन का दुख है। तो जैसे कि आज हम बुक पढ़ रहे थे, मैं मन हूँ, है ना, उसमें क्या था कि जो व्यक्ति भूतकाल में रहता है, भविष्य काल में रहता है, वो कभी भी अपने वर्तमान जीवन को नहीं जी पाता। जैसे इन्होंने बोला भी कि बच्चों के भविष्य की चिंता है। भविष्य की चिंता, तो वही है ना, मतलब इंसान आज में दुखी नहीं है, भविष्य की चिंता में दुखी है। अरे आज देखो आपका जीवन क्या है, आज आपका जीवन नर्क बना हुआ है, इसे सही मायने में समझो और अपनी जिंदगी में आप अकेले क्या कर सकते हो। अगर कोई ना हो साथ में, एक अकेला व्यक्ति है, वो कैसे जी सकता है अपनी ज़िंदगी को। अब आप अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ उपाय है मेरे पास जो मैं बता सकती हूँ। बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें आपको अपनाना पड़ेगा, और कुछ अच्छी सीख है जो आपको अपने जीवन के बारे में सीखना पड़ेगा कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए। एक कला है ना, प्रेजेंट में जीना एक कला है और इसे सीखना पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो दुनिया और समाज को देख के चलता है ना, वो भूतकाल और भविष्य काल में ही फंसा रहता है। तो इंसान का दुख भी भूतकाल और भविष्य काल ही होता है। वो प्रेजेंट की तो चिंता ही नहीं करता, वो कहता है मैं तो आज जी रहा हूँ, जबकि वो आज में जी ही नहीं रहा है, वो भविष्य और भूतकाल में जी रहा है। और उनकी भविष्य की चिंता करते करते वो आज में दुखी रहता है। वो सोचता है आज तो मेरा भले ही जीवन दुख में है, पर भविष्य में मैं सुखी हो जाऊंगा। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो आज दुखी है वो कल भी दुखी रहेगा। अच्छा हाँ, एक कहानी याद आ गई, सुनाते अभी जो मैंने पढ़ा है ना। अब देखो ये सारी बातें मैं आप लोगों से कैसे कह पाती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी अपने आप को समझने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो उसमें पढ़ रहे थे कि एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति था जो रोज लकड़ियाँ काटने जाता था और रोज लकड़ियों को बेचता था। परेशानी बहुत थी, कठिनाई उसके जीवन में बहुत थी, है ना। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी लकड़ी बेचने जा रहा है और फिर बेच रहा है, फिर रात को जब कभी उससे सामान ला रहा, रोटी पानी की जो व्यवस्था कर रहा, उससे उसको भोजन मिलता था, है ना। तो ठंडी गर्मी तो चलो ठीक है, किसी तरह वो चला भी लेता था। बारिश में तो और दिक्कत हो जाती थी कि लकड़ियाँ जो काटता था वो गीली हो जाती थी, तो बिकती भी नहीं थी सही रेट में, तो 1-2 दिन उसे भूखा भी रहना पड़ता था। तो इन सब परेशानियों से घबरा के, परेशान होके वो हमेशा मन्नतें मांगा करता था कि भगवान मुझे इस दुनिया से उठा ले, मेरी मौत क्यों नहीं आ जाती, मेरे से जवान जवान लोग इस दुनिया से चले गए, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा कई बार वो बोलता रहा। तो एक दिन मौत का देवता उसके सामने प्रकट हो जाता है। कहानी है, पर इस स्टोरी का जो मेन मकसद है उसे समझने की कोशिश कर। तो जब मौत का देवता आ जाता है, कहता है कि वैसे तो तुम्हारा जो समय था वो भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तुमने इतनी मन्नतें की है, इतनी मिन्नतें की है, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो जैसे ही वो उसे ले जाने वाले थे, वैसे ही वो बोलता है नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मतलब
मौत को जब सामने खड़ा देखा तब उसे लगा कि यार अभी मैं जीवित हूँ, है ना, मैं भले कितने भी कष्ट में हूँ लेकिन मैं जीवित हूँ, जीवन की क्या कीमत है ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया तकलीफ परेशानी में आके, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, और कभी अगर मैं ऐसा कहूँ भी कि मुझे उठा लो या ले जाओ तो तुम आना मत, और है ना। तो उसी पल से उसका बिल्कुल माइंडसेट बदल गया कि कम से कम मेरे पास कुछ नहीं तो जीवन तो है मेरे पास, अभी तो ये जीवन भी जाने वाला था, है ना। तो परिस्थितियां वैसी ही और सब कुछ उसकी स्थिति बाहर वैसी, लेकिन उसका माइंडसेट जैसे ही बदल गया कि मेरे पास जीवन है और मैं इस जीवन को जीऊंगा चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, उस पल से उसकी स्थिति बदल गई जी, समझ लो। तो वही है कि जो व्यक्ति मतलब ये सोचता है कि उसके जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी, बड़ा कष्ट है, तो अभी ओशो की बात से क्या कह रहे थे, अभी जो पढ़ रहे थे, सुरक्षा वाली, हाँ सुरक्षा वाली, कि आदमी हमेशा चाहता है मेरे पास सुरक्षा हो, मेरे जीवन में संघर्ष ना हो, मैं बहुत अच्छा ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं, पर जिंदगी में ये संभव नहीं है ना। जिंदगी मतलब जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष, असुरक्षा, कभी भी कोई सुरक्षित नहीं है ना इस दुनिया में। हाँ, आप कितना भी पैसा कमा लें, कुछ कर लें, पर मौत तो एक दिन निश्चित है। आप मौत को क्या टाल सकते हैं? मौत थोड़ी ना बोलेगी कि तूने पैसा कमाया, चल अब थोड़ा दिन मजे कर ले। जिस दिन आपका समय खत्म होगा उस दिन आपको ले जाएगी। यही है कि सुरक्षित तो कोई नहीं है यहाँ पे, और सुरक्षा की जो कामना करता है और सुरक्षा के चक्कर में अपना जीवन नर्क बना लेता है कि पति सुरक्षा देगा, इसकी सुरक्षा मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। पैसा तो हमें मिल जाता है पर हम बिक जाते हैं, बताइए उसके लिए हम कितना कष्ट सहते हैं, कितनी मजबूरियाँ सहते हैं बस सुरक्षा के लिए। तो बस ये एक्सेप्ट करना है कि अगर जीवन है तो संघर्ष है, और इस संघर्ष को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को बस मस्त मौज में जीना है। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक चींटी के बराबर है, इतने बड़े ब्रह्मांड बड़ा ब्रह्मांड है ना। तो जब प्रकृति इतनी बड़ी चींटी के बराबर है तो हमारा क्या औकात है, हमारा अस्तित्व क्या है, मतलब हमारे पास जो है ना वो बस अभी है, इस पल है, इस पल के बाद क्या हो जाए कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ हमारे हिसाब से हमारा जीवन नहीं चलता है ना। बस हमारे पास क्या है कि ये 70-80 साल की एज है ना। देखिए यही है कि बस एक आम आदमी की ज़िंदगी का मुझे यही समझ में आता है दुख का, कि उसने जो मान्यताएं धारणाएं पकड़ रखी है बचपन में, जो उसके अंदर डाल दी गई कि तू पैदा हुआ है, तेरे ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुझे शादी करना है, फिर तुझे बच्चे पैदा करना है, फिर तुझे बच्चों की शादी करना है, तुझे कमाना है। यही मान्यताएं, यही धारणाएं जब वो बचपन में सुनता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में मजबूत हो जाती है वही मान्यताएं। और हाँ, एक चीज ये भी समझ में आया कि जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग शिकायत कर रही है, उसी मान्यता और धारणा के गुलाम हैं। मतलब वही सामाजिक धारणा, वही सामाजिक मान्यताएं कि पत्नी है तो मेरे साथ रहना चाहिए, मैं उससे तलाक नहीं ले सकता, कुछ और तरीका आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको कैसे बदल दूं, मैं ये कैसे मतलब बाहर बदलाव कर दे तो कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो अभी हम पढ़ रहे थे इनपुट और आउटपुट वाला, हाँ वो बताओ तो थोड़ा इनको समझ में यही बताना चाहता हूँ कि जो मान्यता धारणा हमने पकड़ रखी है, हम उसको तो बदलना नहीं चाहते, जीना हम उसी संसार में चाहते हैं कि समाज की हमको इज्जत भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए और हमारा जीवन भी सही हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या सोचते हैं कि जो परिणाम, जो फल है हम उसको बदल दें, पर कभी हम क्या बदल सकते हैं? अगर आपने, वो बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो वो बबूल का ही होगा ना। लोग सोचते हैं कि आम का क्यों नहीं हुआ। तो यही है कि इसको बदलने का एक ही तरीका है कि अपनी मान्यताएं और धारणाओं को बदलिए, और मान्यताओं और धारणाओं को बदलने का यही तरीका है कि जो असली लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को, इस दुनिया में आनंद से जी कर गए, मज़े से जी कर गए, उनके पास भी बहुत चिंताएं थी, लेकिन उनको देख के लगेगा नहीं कि उनके पास कोई चिंताएं भी थी। आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आज के समय में आचार्य प्रशांत जी हैं, और ओशो थे, स्वामी विवेकानंद थे, बुद्ध थे। देखिए इनको, पढ़िए इनको कि ये कितने प्रसन्नता से, कितने सुख से जीवन जी के गए, और इन्होंने अपनी छोड़ के भी गए कि मतलब उन्होंने जानने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन। लेकिन हम अगर उन्हें पढ़ते हैं तो सिर्फ एक किताब से हम अपना समय बचा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, और आज ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वही है कि हम दिन भर तो देखते हैं फालतू की चीजें, फालतू लोगों से घिरे रहते हैं, तो फिर हमारा जीवन फालतू ही ना होगा। अगर हम दुखी लोगों के बीच में रह रहे हैं तो हम सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो यही बात है कि हमको अपना इनपुट बदलना होगा। अब ये इनपुट क्या है, देखिए, जैसे कि
हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो जो हम लिखते हैं वही आता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ और लिख रहे हैं कुछ और आएगा। हमने कुछ लिखा कुछ आया, फिर हम दुखी हो रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, कुछ और आना चाहिए था। तो इसके लिए तो हमको क्या करना होगा, जो हम सर्च कर रहे हैं वही बदलना होगा। हमको चाहिए अगर आम का पेड़ तो हमको आम के बीज बोने होंगे, बबूल के नहीं। तो बस यही है कि अपनी मान्यताएं अपनी धारणाओं पे हमें काम करना होगा, और इसके लिए यही है कि हमको ज्ञान लेना होगा, हमें अपनी मान्यताओं अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा। बस यही है। तोड़ने के लिए भीतर से मजबूती चाहिए, है ना। अपने भावों पे आपको अपने विचारों को समझना होगा, अपने भावों को, जो कि भीतर आपके चल रहा है ना वही बाहर आपको रिजल्ट मिल रहा है। कहते हैं ना कि आदमी की फितरत नहीं बदल सकती, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आदमी भीतर से नहीं बदला तो उसकी बाहर से वो कितनी भी कस्में खा ले, कितनी भी बातें कर ले, वो नहीं बदलने वाला। पर एक बार जो भीतर से बदल गया तो फिर उसकी जीवन ही बदल जाता है पूरा। तो यही है कि हम भीतर से ही बदल सकते हैं, जो बाहर है वो सब प्रतिबिंब है भीतर का। भीतर जो चल रहा है वही बाहर दिखता है। पर गलती हम ये कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि बाहर कोई तकलीफ है। अच्छा, कई बार मैं अपने आसपास देखती हूँ लोगों को, और ये कई बार की घटना हो गई, मतलब बार बार मैं ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, नाम तो यहाँ नहीं लूँगी अभी, कि जो एक व्यक्ति से परेशान है ना, मजबूर है, खुद इनकम नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति की बातों से उस व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं है, स्वार्थ का रिश्ता है, तो बार बार वही प्रक्रिया चल रही। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि वो व्यक्ति बार बार दूर हो रहा है, फिर 4-6 महीने बाद पास आ रहे हैं, फिर वही प्रक्रिया चल रही। मतलब ये 50-60 साल, 25-30 साल हो गए, मतलब तो ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आता है ना। लोगों को लगता है कि कुछ बदल जाएगा, मतलब 6 महीने बाद जब मिले ना तो ऐसा लगेगा कि इस बार कुछ नया होगा, पर जब तुम वही हो, तुम्हारी सोच वही है, तो नया कहाँ से होगा, ये चीज समझना पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि आज से कल हमने खाई थी आलू की सब्जी, आज हमने आलू के पराठे खा लिए, पर है तो उसमें आलू ही ना, आपने क्या बदला उसमें। तो बात वही है कि समस्या हमारे पास बदल बदल के आती हैं, पर जो मेन चीज है, जो मेन बात है, जो उसके अंदर जो बेसिक जो हम देखेंगे, मेन समस्याएं बदल बदल के आती, देखिए समस्याएं बदल बदल के आती, कल कुछ और समस्या रहेगी, आज कुछ बदल के कुछ और आ जाएगी, पर रहेगी वही सब चीजें। अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसके बेस में जाए, रूट में जाए, जड़ में जाए, तो जड़ वही सब रहेगा। पर हमें लगता है बदल बदल के आती कि इस बार कोई अलग समस्या आ गई, पिछली बार कोई अलग समस्या, इस बार कुछ नया हो जाए। और हमसे भी कमेंट करके ना आप यही उम्मीद कर रहे हो कि कुछ हम नया बता देंगे, तो आपको कुछ, मतलब जो भी आपका चल रहा ना वो यथावत वैसा ही बना रहेगा, उसमें कुछ नया हो जाएगा। मतलब आदमी खुद को नहीं बदलना चाहता, वो सोचता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हमारी जिंदगी बदल जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अब देखिए, अगर हम अपनी ही बात करें, है ना, तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है कि हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं आपको, है ना। हमने इस पे काम किया है और अपने आप को बदला है। पहले हमारा जीवन कुछ और था, हम भी ऐसे ही सोचते थे कि दूसरा हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हम परेशानी में है तो किसी और की वजह से, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ गलती कर दी, हमारी शादी गलत जगह कर दी और हमारे जीवन को नर्क बना दिया। लेकिन जो चीज हम आपको बता रहे हैं ना, ये चीजें कैसे हमारे जीवन में आ गई, मतलब इन पे हम कैसे काम करने लगे। हम शिकायतें करने की बजाय सलूशन दे रहे हैं, ये चीज़ समझिए कि कैसे हो गया ये। तो ये सब इसी से हुआ है कि धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती गई, जो भी ज्ञान नॉलेज की चीज़ें आती गई, और जो व्यक्ति है, जो आज इंटरनेट का युग है और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो हमने उनमें डिफाइन किया कि हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है और हमारा मन किधर जा रहा है, हमें किस चीज़ से शांति मिल रही, किस चीज़ से आनंद, तो हमने उसे अपना जीवन बना लिया। हम उस पर बिल्कुल समर्पित हो गए कि अब इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए नहीं, है ना। यही है जो हमें आनंद और शांति दे रहा है, जो हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकाल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 साल 6 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ और काफ़ी कुछ मेरे जीवन में बदलाव आया। इसके एवज में, मतलब इसके बदले मुझे बहुत कुछ चुकाना भी पड़ा, कीमत भी देनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे ही मिल जाती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जैसे कि समाज से दूरी बनाना पड़ता है, अपने परिवार से भी दूरी बनाना पड़ सकता है। अगर उनके विचार आपके जैसे नहीं है, आप कुछ आगे बढ़ रहे हो और वो वहीं पे खड़े हुए हैं, तो आपको उनको भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस राह में आपको बहुत सारी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो जिसे मोह कहते हैं, जिसे बंधन कहते हैं, ये सब आपको तोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप अंदर इनपुट जो है आपका उसको बदलेंगे,
है ना। तो बस यही एक काम करना है, जो हमने किया है वही हम आपको भी बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कमेंट है, आपकी जो समस्याएं हैं, उन्हें देख के लग रहा है कि आप सिर्फ आउटपुट पे काम कर रहे हो, इनपुट पे काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको अपनी बाहर की समस्या को बदलना है तो इनपुट में काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वर्कशॉप चलाती हूँ जहां मैं इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। अगर आप भी वाकई में अपनी समस्या से दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका जीवन नर्क बन चुका है और ज़िंदगी में मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो एक बार हमारा वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद फिर आपको जो करना है वो करें, पर एक बार कोशिश कीजिए, एक बार आइए, देखिए, शायद आपका इनपुट एक्सेप्ट कर ले और बदलने के लिए तैयार हो जाए, तो जो आपकी समस्या है वो हल हो सकती है। वो भी आपके समर्पण पे ही डिसाइड करेगा कि आप कितना समर्पित होते हैं, कितना आप शिद्दत रखते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। तो बस यही है हमारा संदेश आप लोगों को, और जो आपके कमेंट पढ़े उनका उपाय भी यही है ना, क्योंकि उपाय जहां आप सोच रहे हो ना वहां नहीं है। उपाय जो है वो आपको पता नहीं, अगर पता होता तो समस्या नहीं होती, तो बस उसे पता करना है। इसका एक उदाहरण अगर देखा जाए तो यही है कि जैसे हमारे घर में बल्ब लगा रहता है, अब बल्ब तो लगा है वहां पर उसका स्विच तो कहीं और रहता है ना। अब हमको बल्ब जलाना है तो क्या हम बल्ब के पास जाके छूते हैं, हम बटन दबाते हैं, बल्ब वहां जल जाता है। तो यही है कि हमें समस्या जहाँ दिख रही वहाँ है नहीं, उसकी जड़ पे अगर हम जाएंगे ना तब जाके वो समस्या सोल्व। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी की वजह से समस्या है, सभी लोगों को यही लग रहा है, जितने कमेंट मैंने पढ़े ना सब अपनी पत्नी से परेशान है ना। तो समस्या पत्नी नहीं है, समस्या आपके भीतर है, और उसे समझने की कोशिश कीजिए, बाहर की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन आपके कमेंट के साथ। धन्यवाद।